स्टूडेंट्स, कल तक हमने मार्गन का वर्गीकरण पढ़ा था। मार्गन ने सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में 3 स्टेप बताए थे। असभ्य अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्य अवस्था। आज हम दुर्खिम के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लीवर में चर्चा करी थी। दुर्खिम ने 2 प्रकार के से समाज का विभाजन बताया था, यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था एवं सावयवी सामाजिक व्यवस्था। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था प्राचीन, सरल, सदा, छोटे तथा अविकसित आदिम व पिछड़े समाजों में पाई जाती है। जिन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव होता है उन समाजों की सामाजिक व्यवस्था यांत्रिक होती है और इन समाजों की जनसंख्या का घनत्व न्यून होता है। ये छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था समाजों के सदस्यों की सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होती है। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों के सदस्यों का व्यक्तित्व स्वतंत्र होता है, वह समूह के व्यक्तित्व में घुल जाता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का आधार सभी क्षेत्रों में एक रूपता लिए हुए होता है, जैसे धर्म, मानव व्यवहार, नैतिकता, सामाजिक नियंत्रण एवं विचारधारा। दूसरा है सावयवी सामाजिक व्यवस्था। तो दुर्खिम ने द्वितीय प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को सावयवी सामाजिक एकता का नाम दिया था, जो कि यांत्रिक एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत होती है। सावयवी व्यवस्था जटिल, विकसित, आधुनिक प्रौद्योगिकी समाजों में विद्यमान होती है, जैसे कि नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि। तो इन समाजों के सदस्यों के सभी क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती है। यहाँ पे कानून की यदि हम बात करें तो कानून भी प्रतिकारी होता है। कानून भी यहाँ पे प्रतिकारी पाया जाता है। उसी प्रकार से जो यहाँ सामाजिक व्यवस्था है, सदस्यों के आवश्यकताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। जब आवश्यकताएं में भिन्नता होगी तो श्रम विभाजन होगा और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य करेंगे। तो इस प्रकार समाज में विषमता पाई जाती है और एक दूसरे पर सहयोग से, निर्भरता से कार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोरोकिन का वर्गीकरण। सोरोकिन ने सामाजिक व्यवस्था के प्रकार, सिद्धांतों के प्रतिमान तथा उसके परिवर्तनों के आधार स्पष्ट करे थे। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई थी, जैसे इंद्रिय परक संस्कृति, विचारणात्मक संस्कृति तथा आदर्शात्मक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में भौतिक एवं शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। इस व्यवस्था में सुख प्राप्ति प्रथम है, क्योंकि भौतिक सुख की पूर्ति की मांग इंद्रिय परक संस्कृति कहलाई। इस सामाजिक व्यवस्था का दर्शन खाओ पियो और मौज करो होता है। इस व्यवस्था के सदस्य उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो भौतिक सुख की वृद्धि में होती है। न्याय, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण आदि में धर्म का प्रभाव कम होता है, वहाँ इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव होता है। आज संसार के सभी समाजों में इंद्रिय परक संस्कृति अपने प्रभाव दिया हुआ है तथा सामाजिक व्यवस्था को भौतिकवादी बनाया हुआ है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है विचारणात्मक संस्कृति। विचारणात्मक संस्कृति वह संस्कृति जो अपने भौतिक जगत के स्थान पर ईश्वरीय तथा आध्यात्मिक चिंतन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, विचारणात्मक संस्कृति कहलाती है। विचारात्मक संस्कृति का उद्देश्य धर्म, दर्शन तथा अंतिम सत्य की खोज करना है। इस संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया जाता है एवं समाज में सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सत्ता आदि भी इन्हीं उपलब्धियों के अनुसार नियंत्रित एवं निर्धारित होती है। समाज में सदस्यों के व्यवहारों में आचरणों में प्रथा, परंपरा, धर्म आदि के द्वारा नियंत्रण होता है। यह व्यवस्था इस संसार की शारीरिक एवं भौतिक आरामों के में विपरीत न्याय एवं संन्यास के पक्ष में होती है। नेक्स्ट होती है आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक संस्कृति इंद्रिय विचारणात्मक संस्कृति के मध्य की अवस्था होती है। जब इंद्रिय परक संस्कृति तथा विचारणात्मक संस्कृति में विचारणात्मक संस्कृति इंद्रिय परक संस्कृति में परिवर्तित होती है तो वह आदर्शात्मक संस्कृति से होकर गुजरती है।
अतः आदर्शवादी संस्कृति में इंद्रिय परक एवं विचरणात्मक संस्कृतियों का मिश्रण पाया जाता है। यह एक मध्य की अवस्था होती है। इस अवस्था में कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म किसी की भी उपेक्षा नहीं होती है। ज्ञान के विकास के साथ साथ इसका उपभोग भी होता है। यह सामाजिक व्यवस्था समन्वयात्मक समाज व्यवस्था होती है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इन 3 स्तरों से होकर गुजरती है और उसमें इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो नियमानुसार होते रहते हैं। जैसे इंद्रिय परक संस्कृति, आदर्शात्मक संस्कृति, आदर्शात्मक से विचारणात्मक, अविचारणात्मक से पुनः इंद्रिय परक संस्कृति। तो इस प्रकार से हमने सोरोकिन, दुर्खीम तथा मॉर्गन के सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम नया टॉपिक लेते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका। तो प्रत्येक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई स्थान अवश्य होता है। उसी के आधार पर वह अन्य व्यक्ति से अंतःक्रिया करता रहता है। अंतःक्रिया के समय वह समाज सम्मत व्यवहार करता है। उसके व्यवहार करने के तरीके भी पूर्व निर्धारित होते हैं। वह किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार के संबंध रखेगा। इस प्रकार अंतःक्रिया के समय व्यक्ति का कोई ना कोई पद अवश्य होता है, जिसे समाजशास्त्र में परिस्थिति कहा जाता है। परिस्थिति समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। जैसा कि वीर स्ट्रीट ने कहा था, परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करता है। तो इसलिए वे समाज को सामाजिक व्यवस्थाओं का जाल कहते हैं। जैसे कि हम इसे उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस में ऑफिसर है, घर आकर पत्नी के साथ वह पति के रूप में, बच्चों के साथ वह पिता के रूप में एवं माँ बाप के साथ वह एक बेटे के रूप में भूमिका निभाता है। और परिस्थिति धारण करने के परिणाम स्वरूप वह जिस प्रकार के कार्य करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। सामाजिक परिस्थिति तथा भूमिका के संबंध में अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने विचार स्पष्ट करे, लेकिन लिंटन की जो स्टडी थी वो इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। लिंटन ने बताया था कि सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। उसी प्रकार वीर स्ट्रीट ने भी कहा था कि एक परिस्थिति समाज तथा समूह में एक पद है। लैम्पियर ने कहा था कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो ये व्यक्ति समाज के रूप में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार डेविस ने, लिंटन ने, वीर स्ट्रीट ने आदि कई समाजशास्त्रियों ने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करे थे और इसकी परिभाषाएं दी थी। क्योंकि व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ही समाज में कोई ना कोई स्थान ग्रहण करता है और उसके अनुसार ही कार्य संपादित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति के प्रकार। तो लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति के 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति से आशय उस परिस्थिति से है जो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये परिस्थितियाँ सामाजिक व्यवस्था अनुसार स्वतः ही बालक को जन्म के साथ प्राप्त हो जाती है। इसके कारण बालक उस समाज से उन परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन कर लेता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से हो। इन्हीं परिस्थिति के आधार पर भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमाएं भी निश्चित हो जाती है। अब है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक तत्व की हम बात करते हैं। तो प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारक तत्व जो आधार होते हैं वो है लिंग द्विविभाजन, आयु भेद, नातेदारी, सामाजिक कारक। लिंग द्विविभाजन अर्थात
लिंग के आधार पर जब परिस्थितियों का निर्धारण होता है, यथा पुरुष एवं स्त्री के आधार पर, जैसे पुरुषों का कार्य बाहर वीरता, कौशल, शौर्य, चतुरता आदि गुणों के रखना है। वे शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य करते हैं, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि करते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों का समाज में अलग स्थान है। आयु भेद के आधार पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था एवं प्रौढ़ावस्था में क्रम अनुसार वह अलग अलग परिस्थिति धारण करता है। नातेदारी व्यक्ति के जन्म के परिवार, विवाह के परिवार से होता है। जन्म से बच्चों को अनेक परिस्थितियाँ प्राप्त होती है, जैसे पुत्र, चाचा, भाई, मामा आदि का पद उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार सामाजिक अन्य कारक होते हैं, जैसे ऊंच नीच का भेद सामाजिक आधार के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार गोद लिए बच्चे, अवैध संतान, तलाक ली हुई माँ बाप के बच्चे, ये कुछ इस प्रकार के हमने आधार बना है जिससे कि बच्चे अपने समाज में परिस्थिति निर्धारित करते हैं। इससे आगे का अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।